हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है महासागरीय लवणता, सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर। चूँकि हम जानते हैं कि महासागरों का जल लवणीय होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें लवणों की लवण पाए जाते हैं। और जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि महासागरीय लवणता। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि महासागरीय लवणता होता क्या है। कि सागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को लवणता कहते हैं। इसको इंग्लिश में सॉलिनिटी, है ना। लवण क्या है? सॉल्ट, इंग्लिश में से सॉल्ट बोलते हैं। जैसे NaCl एक सॉल्ट है। तो जो भी सागर में लवण घुले हुए हैं वही क्या है, उसकी लवणता है। लवणता को हम मेजर करते हैं तो यहाँ हम ये प्रतिशत वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मली प्रतिशत के साइन से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 3 डॉट्स होते हैं। इसका मतलब ये है प्रति 1000 पर, यानी कि अगर हम प्रतिशत देखते हैं तो वो प्रति 100 पे होता है। लेकिन जब हम सॉलिनिटी, जब हम किसी महासागर की लवणता अगर मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो प्रतिशतता वाला साइन लगाते हैं वो ये वाला लगाते हैं, और इसका मतलब होता है प्रति 1000 पर। तो यानी अगर यहाँ 35% सैलिनिटी है तो इसका मतलब है कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम क्या है, वहाँ लवण है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। अगर हम देखते हैं कि जो लवण होते हैं तो उसमें कंपोजिशन क्या क्या होती है, यानी कि अगर महासागरों में जो लवण पाए जाते हैं तो उसमें जो कौन कौन से लवण हैं जो महासागरों में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो सबसे ज़्यादा जो हम महासागरों में लवण पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। जिसकी मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर जैसे 35% था, तो अगर इस 35% में सबसे ज़्यादा लवण जो पाया जाएगा वो NaCl, यानी कि 78% क्या होगा, NaCl होगा। दूसरे पे अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड, लगभग 11% के बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5% एंड कैल्शियम कार्बोनेट 0.30% एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.20% के इनका कंपोजिशन होता है। एक और इसमें पॉइंट आता, आइसोहेलाइन क्या होता है। तो ऐसे क्षेत्र, जहाँ ऐसे महासागरीय क्षेत्र जिनमें पाई जाने वाली लवणता क्या हो, समान हो, तो ऐसे क्षेत्रों को हम आइसोहेलाइन क्षेत्र कहते हैं, है ना। हिंदी में से समलवण रेखा कहेंगे, यानी कि ऐसी रेखा जो ऐसे क्षेत्रों को मिलाती है जहाँ उनमें लवणता की मात्रा क्या है, समान है। ठीक, आगे एक और पॉइंट आता है कि लवणता का मापन। तो हम लवणता का मापन करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। ठीक, अगला टॉप पॉइंट है कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि लवणता किन किन चीज़ों से बढ़ती या घटती है, कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेनफॉल। तो हम देखते हैं कि वर्षा का जल, जो कि हम जानते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, और तो यानी कि ये इसमें लवण नहीं होते हैं, मतलब और जब ये अगर मान लो समुद्र में गिरेगा तो उसमें सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं रेनफॉल होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सैलिनिटी के, बिकॉज रेनफॉल वाटर इज अ फ्रेश वाटर। दूसरा पॉइंट आता है कि रिवर क्या प्रभावित करती है लवणता को। तो रिवर भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि नदियों में पाए जाने वाला जल भी मीठा जल होता है और उसमें लवणों की मात्रा कम होती है। इसीलिए अगर नदियों का पानी भी समुद्र में गिर रहा है तो वो भी उसकी लवणता को क्या करेगा, कम करेगा। तीसरा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पन बढ़ेगा, और वाष्पन बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो वाष्पन होगा तो उससे क्या होगा, पानी ऊपर उड़ जाएगा, और जो लवण की मात्रा पहले पानी में जो थी उसकी अब की अपेक्षा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सैलिनिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवेपोरेशन बढ़ेगा, और एवेपोरेशन बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी। अगला है सागरीय हिम। तो सागरीय हिम के पिघलने से भी लवणता में क्या आती है, कमी आती है। अगला, उच्च वायुदाब एवं प्रति चक्रवर्तीय दिशाओं के कारण भी लवणता में वृद्धि होती है। तो जहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होती है वहां पे भी क्या होती है, लवणता में वृद्धि होती देखने को मिलती है। अब है पृथ्वी पर लवणता का वितरण। अगर हम देखें, ये हमारी पृथ्वी है और हम इसको अगर हम क्षेत्रों में बांटे तो हम ये कहते हैं ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये कर्क रेखीय क्षेत्र है, ये आर्कटिक वृत्त, और ये ध्रुवीय, यानी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मकर रेखीय क्षेत्र, और ये अंटार्कटिक क्षेत्र। तो अब सबसे पहले ये बनता है कि अगर हम देखें कि अभी हमने पीछे देखा कि टेम्परेचर का लवणता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लवणता के, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें महासागरीय जल में क्या होगी, लवणता भी बढ़ेगी।
अब हम जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि जो ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला क्षेत्र कौन सा है, विषुवतीय क्षेत्र। तो यानी कि अगर हम अनुमान लगाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा लवणता पाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है कि विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में अधिक लवणता का ना होने के कारण क्या, वर्षा का अधिक होना। वैसे होना चाहिए था, लेकिन क्या है, यहाँ वाष्पन होता है लेकिन वाष्पन की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ लवणता अधिक होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होती है ना। तो एक यहाँ है कि होनी चाहिए थी लेकिन होती नहीं है, क्योंकि यहाँ वाष्पन की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। तो ये कर्क रेखीय क्षेत्र और मकर रेखीय क्षेत्र, मतलब ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वाष्पन की अपेक्षा वर्षा कम होती है, यानी वाष्पन ज्यादा होता है, और जहाँ इवेपोरेशन ज्यादा होगा लवणता वहां ज्यादा पाई जाएगी। तो हम देखते हैं कि कर्क और मकर क्षेत्र में अधिक लवणता पाई जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होता है वर्षा की अपेक्षा। तो वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, इसीलिए यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। और यहाँ लवणता अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन वर्षा अधिक होती है वाष्पीकरण की अपेक्षा, इसीलिए यहाँ लवणता कम पाई जाती है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम लवणता कहाँ पाई जाती है, तो हम देखेंगे कि सबसे कम लवणता हम कहते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान कम होगा तो वाष्पन कम होगा, वाष्पन कम होगा तो लवणता कम होगी। इसीलिए हम कहेंगे सबसे ऐसा क्षेत्र जहाँ लवणता कम पाई जाएगी तो कौन से क्षेत्र होंगे, ध्रुवीय क्षेत्र होंगे। ठीक है, अब देखें, अगर मान लो हम कहें कि अगर हम इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटें, जो विषुवत रेखा दो बराबर में बांटती है, तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम बोलें उत्तरी गोलार्ध में कौन सा भाग है जहां पर लवणता अधिक पाई जाएगी, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध के 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में, 20 डिग्री से, यानी कि कर्क रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, लवणता अधिक पाई जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री वाले क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाती है। और अगर हम नॉर्मली बोलें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है गहराई के वितरण में। देखें तो हम लवणता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर गहराई बढ़ने पर शुरुआत में क्या होता है, अगर गहराई में जाते हैं तो क्या होगा, लवणता बढ़ती है, और अधिक गहराई पर जाने पर लवणता कम होने लगती है। अगर हम यही हम मध्य अक्षांशों में देखें तो 20 फैदम, यानी कि 1 फैदम होता है 6 फीट के बराबर, यानी कि हम 20 फैदम तक जाते हैं तो लवणता पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद लवणता घटती है। और अगर हम उच्च अक्षांशों की बात करें तो उच्च अक्षांशों में गहराई पे जाने पर लवणता में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक, तो ये हमने देखा कि पृथ्वी पर लवणता का वितरण क्या है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखीय क्षेत्रों में मिलते हैं, जो कि कर्क रेखीय क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि 20 से 40 डिग्री के अक्षांश के पास में अधिक उच्चतम लवणता देखने को मिलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांश पर अधिकतम लवणता देखने को मिलती है। और सबसे कम लवणता ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिसका कारण तापमान में कमी होना। अगला पॉइंट आता है हमारा, जैसे महासागरों में औसत लवणता। तो एक पॉइंट होता है कि महासागरों में औसत लवणता कितनी होती है, तो 35%। तो 35% लवणता औसत होती है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर है। हमारे कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। सबसे पहला प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा दक्षिणी महासागर। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा लवणता किस महासागर में पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, जो कि एवरेजन 36% के बराबर है। दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील है, तो इसमें हम 4 प्रमुख झीलें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले देखें सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो वो है डॉन जुआन झील। ये पड़ती है अंटार्कटिका में। ये इसमें लवणता का प्रतिशत 440% है। और दूसरे नंबर पे आती है वॉन झील, ये तुर्की की है, इसमें 330% तक लवणता पाई जाती है। तीसरे नंबर पर मैथ सागर जो जॉर्डन में पड़ता है, और इसमें 240% पाई जाती है लवणता की। और चौथे पे आ जाती है आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए की, 220% लवणता। तो ये प्रमुख 4 झीलें थी जिसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे अधिक लवणता वाली झील, तो सबसे पहले हम लगा देंगे डॉन जुआन। अगर मान लो ऑप्शन में ना हो तो हम वॉन झील लगाएंगे, जो कहाँ पे है, तुर्की पे है। अभी हम इसको मैप में और एक बार देख लेंगे जिससे हमारा और क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा अरब सागर है, इसमें हमारी लवणता का प्रतिशत 36%, बंगाल की खाड़ी में 31%,
लाल सागर में लगभग 36%, भूमध्य सागर में 37% और कैरिबियन सी में 35% तक लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और रहता है यहाँ पे कि अगर जैसे भारत के सापेक्ष में हम देखें तो भारत में अधिक लवणता वाली झील में आती है सावर झील, जो कि राजस्थान में पड़ती है। ठीक, तो अगर भारत में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो वो है सावर झील। किस राज्य में आती है? राजस्थान में। ठीक, एक और क्वेश्चन बनता है कैस्पियन सागर से। अगर क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो हम लिखेंगे कैस्पियन सागर। अगर नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक लवणता वाली झील, तो डॉन जुआन झील। ठीक, जो 5 देशों से इसकी सीमा कैस्पियन सागर को चारों तरफ से टच करते हैं। अगर हम कैस्पियन सागर के रेस्पेक्ट में भी थोड़ा सा और देखें तो हम देखते हैं कि उत्तरी कैस्पियन सागर जो है उसकी लवणता 14% तक है ना। तो अगर उत्तरी में देखें तो 14% तक लवणता पाई जाती है और दक्षिणतम में कितना होता है? 77% तक। तो अगर हम कैस्पियन सागर में देखें तो दक्षिणतम जो कैस्पियन सागर है वो उसमें अधिक लवणता पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उत्तरी कैस्पियन सागर है उसमें 2 यूराल और बोल्गो नदी गिरती हैं और नदियों की वजह से क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं कि लवणता में क्या होती है, कमी आती है। इसीलिए उत्तरी जो कैस्पियन है वो थोड़ी कम लवणता वाली है और दक्षिणी जो है वो अधिक लवणता वाली है। आइए, सबसे अधिक जैसे लवणता वाली झील कौन सी थी? हमारी जॉन डुआन झील, जो कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। तो जैसे मान लो यहाँ पे जॉन डुआन झील हो गई। दूसरे नंबर पे थी हमारी वॉन झील, तो वहाँ वो किसकी थी? तुर्क की। तो जैसे तुर्की की या कौन थी? वॉन झील। वॉन झील की थी, इसकी प्रतिशतता कितनी थी? 330% तक थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है तुम्हारी मृत सागर। तो जो मृत सागर कहाँ पे है? मृत सागर है आपका जॉर्डन। तो जॉर्डन में जैसे मान लो ये रहा जॉर्डन और यहाँ पे मृत सागर, जैसे मृत सागर, तो ये मृत सागर तीसरे नंबर की झील कहाँ है? जॉर्डन में। जॉर्डन कहाँ है? ये रहा, और यहाँ होगी मृत सागर। और चौथे नंबर की है ग्रेट सॉल्ट। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ की है? यूएसए की। तो यूएसए में जैसे मान लो यहाँ ग्रेट सॉल्ट लेक, यहाँ जैसे ये चौथे नंबर की झील हो गई। आपका ये अरब सागर, भारत का ये पश्चिमतम भाग की कौन सा? ये वाला सागर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। और अगर इसमें और देखें तो ये आपका हो गया कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर ये एक ऊपर में रूस से, दूसरे में यहाँ कजाकिस्तान और यहाँ तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। यहाँ ये भूमध्य सागर, इसको मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं, और ये लाल सागर, और ये तुम्हारा काला सागर, ब्लैक सी यहाँ। ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट था। जूम करके भी दिखा देता हूँ। दिखाओ। ठीक है, बस ऐसे ही। अरे बस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।